मैं आपसे कह रहा था कि 11% जाटो समाज उत्तर प्रदेश में जिसके साथ नाइंसाफी हो रही थी, जबकि उसका एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में था, लेकिन उसे इंसाफ कब मिला, कैसे मिला, उसकी जिंदगी में तब्दीली कैसे आई, उसका बेटा एसपी डीएम कैसे बना, उसकी बहन सीएम कैसे बनी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जब उन्होंने अपना सियासी परचम बनाया, उनका नेता काशीराम पंजाब की सरजमीन से निकल करके आए, उत्तर प्रदेश में जाटो बस्तियों में जाकर के कहा, अरे मेरे समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ न हो रही नाइंसाफियों का खात्मा हो, तो उसके लिए तुम्हें सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लोगों ने काशीराम का मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा कोई काशीराम आया है और 11% वालों की बात कर रहा है, सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेने की बात कर रहा है। लेकिन नौजवान खड़ा हुआ, काशीराम पर इल्जाम लगाया गया, और इल्जाम लगाने वाले कौन थे? काशीराम पर इल्जाम लगाने वाले मुसलमान नहीं थे, काशीराम पर इल्जाम लगाने वाले उनके समाज के लोग जो पुराने कांग्रेसी थे। क्या इल्जाम लगाया? कहा ये काशी आया है, तब ये बीजेपी जनसंघ हुआ करती थी, कहा ये काशी आया है, जनसंघ से पैसा पाया है, कांग्रेस को हराने आया है। जो इल्जाम आज हमारे कायद पर लगता है, यही इल्जाम कभी काशीराम पर भी लगाया गया। लेकिन नौजवान खड़ा हुआ, उसने अपने बाप से कहा, पिताजी तूने पूरी जिंदगी गुलामी की, अब हम गुलामी नहीं करेंगे, काशीराम हमारा नेता है, नीला परचम हमारा परचम है। बाप मजबूर हो गया, और कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नौजवान खड़ा हुआ, दुनिया ने देखा, महज 9 सालों के अंदर अपने कौम की एक बेटी को 11% वालों ने मुत्तहिद होकर के हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बनाया। आज आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में जाकर के कि किसी थाने में अगर दलित का बेटा है तो उसके बदन पर खाकी वर्दी है, और मुसलमान का बेटा है तो उस थाने की हवालात में है। कोई ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं है जिसमें दलित का बेटा ना हो, कोई ऐसा विभाग नहीं है, पटवारी से लेकर के डीजीपी तक उसका बेटा बना। कब? जब ने उसने अपनी सियासी कुव्वत को मजबूत किया। उसके इलाकों में स्कूल खुले, आपके इलाके में क्या खुले? बल्कि सरकारी स्कूल आपके इलाकों में बंद कर दिए गए। एक बार आप मौका दीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी सरकार में नहीं रही, बावजूद उसके हमारे कायद जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 14,500 गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम देते हैं। अगर आपने मौका दिया तो सरकारी स्कूल बंद नहीं, बल्कि सरकारी स्कूल और अच्छे बनाए जाएंगे। मजीद जो जरूरत पड़ेगी वारिस पठान साहब और उसको खोलने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में जाटों ने अपनी सियासी कुव्वत को मजबूत किया, उनके इलाकों में स्कूल खुले, अस्पताल खुले, उनके बच्चों को नौकरी मिली। अगर आप सरकार, लोग कहते हैं 16 सीट हम लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी कितनी सीट लड़ रही है? यहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, मैंने सुना कि उनका भी ताल्लुक आजमगढ़ से है। आप उनसे पूछिएगा कि जब आजमगढ़ को आतंकगढ़ कहा गया था, जब पूरे हिंदुस्तान में हमारे सरों पर कोई हाथ रखने वाला नहीं था, तो आजमगढ़ के लोगों ने अपने पैरों पर खड़े होकर के और ट्रेन बुक करा करके दिल्ली की जंतर मंतर पर जाकर के धरना किया था। जब हमारे बच्चों को ले जाकर के बटला हाउस में फर्जी तरीके से इनकाउंटर करके मार दिया गया था, तब हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं था।
इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे आजमगढ़ के लोगों, 2012 और 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की हुकूमत थी या नहीं थी? बताओ आप मुझे। 222 एमएलए थे या ना थे? इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, कहा था हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे, मुस्लिम इलाकों में कैंप लगा करके मुस्लिम नौजवानों की पुलिस में डायरेक्ट भर्ती करेंगे, मुस्लिम बच्चियों को पढ़ने के लिए हम मुस्लिम इलाकों में फ्री कोचिंग सेंटर का कयाम करेंगे। किया और कहा जो लोग आतंकवाद के झूठे मुकदमे में जेल की सलाखों में बंद हैं हम उसे रिहा करेंगे। मैं आपको एक मिसाल दूंगा और फैक्ट है वो, आपको याद होगा आजमगढ़ में आलमी इज्तिमा सराय मीर में हुआ था, फैजुल उलूम में हुआ था कि नहीं हुआ था? और उस इज्तिमा के वक्त हकीम तारिक कासिमी और खालिद मुजाहिद को आजमगढ़ से एक को जौनपुर से उठाया गया और ले जाकर के बताया गया कि ये 12 बंकी से पकड़े गए हैं, इनके पास से बारूद मिला है, गन मिला है, ये मिला वो मिला। बीएसपी की हुकूमत थी, हमारे उलमा का दबाव पड़ा, समाजवादी की हुकूमत आई, बीएसपी ने अपनी गवर्नमेंट में निमेश कमीशन का गठन किया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जाकर के मायावती से कहा तो निमेश कमीशन का गठन हुआ, खालिद मुजाहिद हकीम तारिक पर जांच बैठाई गई। निमेश कमीशन ने 2014 में समाजवादी की हुकूमत में अपनी रिपोर्ट पेश की और निमेश कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि खालिद मुजाहिद हकीम तारिक कासिमी बेगुनाह हैं, जिन पुलिस वालों ने इन्हें फंसाया है उन पुलिस वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके जेल की सलाखों में डाला जाए। लेकिन वो निमेश कमीशन की रिपोर्ट समाजवादी पार्टी की हुकूमत, जहां पर 47 मुसलमान एमएलए, अबू वासिम आजमी भी यहां से एमएलए थे, पूछिए इनसे क्या कभी इन्होंने जा करके अपने आका जिसके बारे में इन्होंने कहा कि जिसने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया उसके डीएनए में फर्क है, यही कहा था ना? कहा समाजवादी पार्टी को जो मुसलमान वोट नहीं देगा उस मुसलमान के डीएनए में फर्क है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम तो आशिके रसूल समझते थे, लेकिन आसिम भाई तो गुलामे रसूल नहीं बल्कि गुलामे मुलायम और गुलामे अखिलेश निकले। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यही समाजवादी की हुकूमत थी। खालिद मुजाहिद हकीम तारिक कासिमी को लखनऊ की जेल से फैजाबाद पेशी पर लाया गया। खालिद मुजाहिद को 1 घंटे की दूरी पर एकदम सही सलामत कोर्ट से निकले थे। जो लोग फैजाबाद के होंगे उनको मालूम होगा, राम सनेही घाट तक पहुंचते पहुंचते हकीम तारिक खालिद मुजाहिद को मार दिया गया और कहा गया कि खालिद मुजाहिद हार्ट अटैक से मरे हैं। मैंने जाकर के खालिद मुजाहिद की लाश को अपने इन हाथों से उठाया था, बाराबंकी के अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा करके उनके घर ले जाकर के उस लाश को हम लोगों ने दफनाने का काम किया। किसकी हुकूमत थी? आज कहते हैं कि समाजवादी हमको इंसाफ देगी। समाजवादी की हुकूमत में प्रतापगढ़ के स्थान गांव में मुसलमानों के 47 घरों को नजरे आतिश किया गया था। प्रतापगढ़ वालों, याद है ना? स्थान गांव को 47 घरों को जला करके राख कर दिया गया। आपका छोटा भाई जा करके वो मदरसे वालों का भला हो, उन लोगों ने 200 लोगों को अपने मदरसे में रख करके उनके खाने पीने का इंतजाम हम लोगों ने करवाया। जाकर के हमने मदद की।
यही अबू आसिम आज़मी को अखिलेश यादव ने बुलाया और बुला करके प्रतापगढ़ भेजा। इन्होंने जाकर के ऐलान क्या किया कि एक एक को 50,000 रुपया दिया जाएगा। क्या 50,000 में कोई मकान बन सकता है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इन लोगों ने सिर्फ डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया। यहां पर एक फ्लाईओवर बनाया गया है, उसका नाम क्या, राजीव गांधी कौन सा फ्लाईओवर एक बनाया गया है ना, उस फ्लाईओवर पे इतना छोटा रास्ता है। मैं अभी आ रहा था, बड़ी गाड़ियां नहीं जा पा रही हैं, सड़क जाम है, पूरा ट्रैफिक है। पॉल्यूशन की ये हालात है कि हर 2 के बाद तीसरा आदमी टीबी का मरीज हो चुका है। अस्पताल के हालात ये हैं, कौन सा एक इंदिरा गांधी अस्पताल है, इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल, जनरेटर नहीं, लाइट चली गई तो वहां पर एक्सरे नहीं हो सकता। हमारी मां बहनें जाती हैं बच्चे की पैदाइश के लिए, लाइट नहीं, अंधेरे में, अगर जनरेटर है डीजल नहीं। क्या किया इन लोगों ने, क्या किया? एक बार आप मौका दीजिए, 18 करोड़ में ब्रिज बना, फ्लाईओवर, राजीव गांधी फ्लाईओवर, ट्रक नहीं आ सकती, बस नहीं आ सकती, नीचे पूरा जाम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम भिवंडी की ट्रैफिक का है। एक बार आप मौका दीजिए वारिस पठान साहब को, अगर कुलाबा चमकेगा तो इंशाअल्लाह ताला अगर वारिस पठान जीत करके आए तो भिवंडी भी कुलाबा से ज्यादा चमकदार नजर आएगा। वारिस पठान किसी चीज के मुहताज नहीं है। वारिस पठान का मकसद सियासत नहीं है, वारिस पठान का मकसद खिदमत है, खिदमत है, खिदमत है। वारिस पठान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया की हर नेमत से नवाजा है। लेकिन वारिस पठान ने मुझसे कहा कि शौकत भाई, जब मैं सियासत में नहीं था तो मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन जब मैं MIM में आया तो मुझे मालूम पड़ा कि हमारे समाज के साथ क्या नाइंसाफियां हो रही है। तो वो नाइंसाफी का खात्मा करने के लिए वारिस पठान साहब आपके दरमियान में है। 20 तारीख को आपको फैसला करना है कि आप वारिस पठान साहब को कामयाब करेंगे या फिर उन्हीं लोगों को लेकर के आएंगे जिन लोगों ने हमारी प्यारी मस्जिद को शहीद किया था। क्या उन्हीं लोगों को लेकर के आएंगे जिन लोगों ने भिवंडी को लूटने का काम किया है, जिन लोगों ने आपके घरों में बेतहाशा बिजली का बिल भेजने का काम किया है? मेरी आपसे गुजारिश है कि 20 तारीख को पतंग चुनाव निशान के सामने वाला बटन दबाइए जो 7 नंबर पर है, और जनाब वारिस पठान साहब जो आपके दरमियान में मौजूद हैं, MIM पार्टी के उम्मीदवार हैं, वोट दे करके कामयाब करिए। और आपकी जो आवाज़ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में है, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उनके हाथों को मजबूत करिए। क्या आप तैयार हैं? क्या आप 20 तारीख को तैयार हैं ना? सारे लोग हाथ उठा करके एक बार कह दो, कह दे भाई वाह बड़ी बेइज्जती हुई, कहिए शौकतवा आवा रहा तब उठवा ना मिला। दे दिए भाई, दिया कि ना है? केहू के बहकावे में तो ना ही है ना, बहकावे में मत आए भाई साहब। और कब से तुम लोग डराए लगे मर्दवा, हैं? तुम लोग कब से डराए लगे मर्दवा? तुम लोग भुलाएगा क्या गऊंगा कि लठिया, हैं? तो डराए की जरूरत ना है, मजबूरी है, कारोबार करत है, लेकिन एक का ही मतलब ना है कि हम लोग हिजड़ा बन गए हैं। मर्द बन के जिया, इस्माइल हानिया बन के जियो, यहिया संवार बन के जियो, हमास के मुजाहिदीन बन करके जियो। नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम। ये थे यूपी की सरजमीन से आए हुए यूपी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर
शौकत साहब जो अपने तासुरात पेश कर रखे थे। अब मैं बिला ताखिर इस शेर पर अतर फारूकी साहब जो हैदराबाद के सीनियर लीडर गए, इस शेर पर मैं उनको दावत दे रखा हूँ कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं गए हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं गए हम, आंधियों से कह दो के औकात में रहे। माइक पे अतर फारूकी साहब, आइए हम अपने मेहमान का इस्तकबाल नारे तकबीर से करते गए। नारे तकबीर।